सोचिए जरा, दिसंबर 2015 का महीना और गोवा में एक ऐसी 60वीं जन्मदिन की पार्टी चल रही है जिसकी भव्यता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कोई आम जश्न नहीं था। दुनिया भर के वीआईपी, मशहूर हस्तियां और बड़े-बड़े बिजनेस टाइकून वहां मौजूद थे। जगमगाती रोशनियां, स्पेनिश सिंगर एनरिके इग्लेसियस और सोनू निगम जैसे दिग्गजों की लाइव परफॉर्मेंस और पानी की तरह बहती शैंपेन। उस एक रात ने पूरी दुनिया के सामने उस इंसान की बेतहाशा दौलत और ताकत का ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कोई छू भी नहीं सकता। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम इसी चकाचौंध के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं जो भारतीय बिजनेस के इतिहास के सबसे नाटकीय और हैरान कर देने वाले मोड़ों में से एक है। 14 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ उस एक रात के जन्मदिन की पार्टी पर इतनी बड़ी रकम उड़ा दी गई थी। इतनी रकम तो कई कंपनियों का साल भर का टर्नओवर होती है। ये उस असीमित पैसे का एक ऐसा भौकाल था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। उस वक्त हर जगह बस इसी शाही लाइफस्टाइल की चर्चा हो रही थी। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक ऐसा भयानक तूफान आकार ले रहा था जिसके बारे में उस रात वहां डांस कर रहे किसी भी इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। ठीक 2.5 महीने बाद मार्च 2016 में वही इंसान जिसने महज चंद घंटों में 14 करोड़ रुपए बहा दिए थे, हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया। और वजह 9,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड। एकदम कहानी पलट गई है ना। एक तरफ बेशुमार दौलत का ये नंगा नाच था और दूसरी तरफ देश के बैंकों का हजारों करोड़ का कर्ज। आखिर ये हुआ कैसे? सफलता के इतने ऊंचे शिखर पर बैठा एक इंसान रातों रात भगोड़ा कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें इस पूरे साम्राज्य की नींव तक जाना पड़ेगा। ये पतन कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें कहानी विजय माल्या से नहीं बल्कि उनके पिता विट्ठल माल्या से शुरू करनी होगी। विट्ठल माल्या बिल्कुल अलग मिट्टी के बने थे। वो सादगी पसंद थे, बहुत मेहनती थे और अपनी जबरदस्त फाइनेंशियल समझ से उन्होंने यूनाइटेड ब्रूरीज यानी यूबी ग्रुप को खड़ा किया था। 1981 तक उन्होंने 350 करोड़ रुपए का एक सॉलिड साम्राज्य बना लिया था और वो भी बिल्कुल लो प्रोफाइल रहकर। लेकिन 1983 में उनके निधन के बाद जब 27 साल के विजय माल्या ने कंपनी की कमान संभाली तो नज़ारा बिल्कुल बदल गया। विजय एक पार्टी एनिमल थे। उन्हें चकाचौंध, लग्जरी और कैमरे की चमक पसंद थी। यूबी ग्रुप के कई पुराने मैनेजर्स को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन विजय किसी भी तरह खुद को साबित करने के लिए बेचैन थे। अब आमतौर पर हमें लगता है कि ऐसे लोगों की शुरुआत बहुत शानदार रही होगी, लेकिन असल में विजय माल्या की शुरुआत सफलताओं से नहीं बल्कि कई बड़ी नाकामियों से हुई। खुद को साबित करने की होड़ में उन्होंने अपने पुश्तैनी शराब के कारोबार से हटकर कई नए प्रयोग किए। उन्होंने अमेरिका की तर्ज पर मैकडॉवेल्स पिज्जा किंग लॉन्च किया, लेकिन वो मुंबई के डब्बा वालों के सटीक नेटवर्क के सामने बुरी तरह पिट गया। थ्रिल नाम का एक कोला ब्रांड भी निकाला जिसे लोगों ने सिरे से नकार दिया। और तो और उन्होंने अपने पिता के बनाए कई सफल बिजनेस बेच दिए जिनमें बर्जर पैंट्स भी शामिल था। उसे उन्होंने करीब 400 करोड़ में बेचा था और आज अंदाजा लगाइए उसकी वैल्यू क्या है, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा। खैर, इन तमाम नाकामियों के बावजूद एक जगह ऐसी थी जहां विजय माल्या का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था और वो था मार्केटिंग और उनका अपना शराब का कारोबार। उस वक्त भारत में शराब के डायरेक्ट विज्ञापनों पर बैन था, लेकिन माल्या रुकने वालों में से कहां थे। उन्होंने सरोगेट एडवर्टाइजिंग का एक मास्टर स्ट्रोक खेला। मैकडॉवेल्स नंबर 1 विस्की को प्रमोट करने के लिए उन्होंने उसी नाम से सोडा और बॉटल बंद पानी लॉन्च कर दिया। बॉलीवुड और क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों को विज्ञापनों में भर दिया। ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हिट हुई कि 2004 तक यूबी ग्रुप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शराब कंपनी बन गई। और यहीं से पैदाइश होती है उस मशहूर टैगलाइन की, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। विजय माल्या ने एक बहुत बड़ी गैप देखी। भारत में कोई भी बियर ब्रांड युवाओं को टारगेट नहीं कर रहा था। उन्होंने किंगफिशर को पूरी तरह से रीब्रांड किया। एक बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट लोगो की जगह एक रंग बिरंगा उड़ता हुआ पक्षी ले आया। फिर बैंगलोर में जब पब कल्चर बूम कर रहा था तो वो वहां किंगफिशर ड्रॉट बियर ले आए जो रातों रात हिट हो गई। डर्बी रेस, फैशन शो और वो मशहूर स्विमसूट कैलेंडर, इन सब के जरिए किंगफिशर महज एक बियर नहीं रही बल्कि वो एक कूल अर्बन लाइफस्टाइल का सिंबल बन गई। लेकिन फिर हुई सबसे बड़ी भूल, किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत। देखिए, 2005 तक माल्या के पास दौलत और पावर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें शराब के बिजनेस से बाहर निकलकर समाज में एक इज्जतदार कॉर्पोरेट लीडर वाली रिस्पेक्ट चाहिए थी। इसी बेताबी में उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च कर दी। उनका विजन था डिजाइनर यूनिफॉर्म वाली एयर होस्टेस, हर सीट पर स्क्रीन और बेहतरीन खाना।
और ये बात इस बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खामी को बिल्कुल साफ दिखाती है। वो वर्ल्ड क्लास लग्जरी दे रहे थे, लेकिन टिकट की कीमतें बाकियों के बराबर या उससे कम रखना चाहते थे। भारत जैसा मार्केट, जहां लोग टिकट के दाम को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहां ये कैसे चलता? जैसे ही इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस आईं, लोग तुरंत उनके सस्ते टिकटों की तरफ मुड़ गए। भारी खर्च और कम कमाई का ये मॉडल अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। और फिर ताबूत में आखिरी की कील ठोंकी 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने। यात्रियों की संख्या गिर गई, विमानन ईंधन के दाम आसमान छूने लगे, एयरलाइन के पास इस झटके को सहने के लिए कैश ही नहीं था। लीज के पैसे न चुकाने पर हवाई जहाज वापस जाने लगे और कर्मचारियों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। अक्टूबर 2012 आते आते एयरलाइन पूरी तरह ठप हो गई। लेकिन इस पूरे एपिसोड में सबसे अजीब बात क्या थी? एक तरफ एयरलाइन ग्राउंडेड थी, स्टाफ बिना सैलरी के रो रहा था, और दूसरी तरफ माल्या ने करोड़ों खर्च करके आईपीएल टीम खरीद ली, फॉर्मूला 1 टीम चला रहे थे और पिकासो की महंगी पेंटिंग से सजा एक प्राइवेट जेट भी ऑर्डर कर दिया था। मतलब ये विडंबना देखिए। अब यहां सबसे बड़ा और लाजिमी सवाल आता है, एक डूबती हुई कंपनी को आखिर पैसा दे कौन रहा था? यहां ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 4100 करोड़ रुपए। जब कोई भी समझदार बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा था, तब आईडीबीआई बैंक ने उन्हें 950 करोड़ का लोन दे दिया, वो भी बिना किसी ठोस प्रॉपर्टी को गिरवी रखे। बैंक ने किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू को ही अपनी सिक्योरिटी मान लिया। एक प्राइवेट कंसल्टेंट ने हवा में इस ब्रांड की कीमत 4100 करोड़ लगा दी और बैंक ने उसे मान भी लिया। बैंकिंग के इतिहास में ये वाकई एक बहुत ही मजाकिया और खतरनाक फैसला था। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा बैंक फ्रॉड सिस्टम आखिर काम कैसे कर रहा था। 2010 तक जब किंगफिशर पर 7000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया, तो 17 बैंकों के ग्रुप ने पैसे वसूलने के बजाय उन्हें और पैसे देने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ नए लोन ही नहीं दिए, बल्कि पुराने 1355 करोड़ के कर्ज को कंपनी के शेयर्स यानी इक्विटी में बदल दिया, और वो भी मार्केट रेट से 60% ज्यादा कीमत पर। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि यह सारा नया पैसा एयरलाइन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि कथित तौर पर विदेश में पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदने और पुराने कर्ज घुमाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था। मामला बिगड़ते बिगड़ते 2015 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहां आधिकारिक तौर पर माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप जानबूझकर अपना कर्ज नहीं चुका रहे हैं। जरा इस कंट्रास्ट को महसूस कीजिए। एक तरफ माल्या अपनी 60वीं जन्मदिन की शाही पार्टी प्लान कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके 3000 कर्मचारी अपनी रुकी हुई सैलरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। एक घटना तो इतनी दर्दनाक थी कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक कर्मचारी की पत्नी ने सुसाइड तक कर लिया। उस चकाचौंध के पीछे की यह सच्चाई सच में बहुत काली थी। इन सब चीजों के बीच आता है 2 मार्च 2016 का वो दिन। माल्या जेट एयरवेज की फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बैठते हैं और सीधे लंदन निकल जाते हैं। और उनके साथ क्या था? 7 बड़े बड़े सूटकेस। जाहिर है 7 सूटकेस लेकर कोई छोटा मोटा वीकेंड ट्रिप तो नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उन्हें एयरपोर्ट पर रोका क्यों नहीं गया? दरअसल भागने से 5 महीने पहले ही सीबीआई ने एक लुकआउट नोटिस निकाला था कि इन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जाए। लेकिन कथित तौर पर अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने उस नोटिस को बदलवा दिया। नए नोटिस में लिखा था कि उन्हें रोकना नहीं है, बस उनके सफर की जानकारी देनी है। और इस तरह वो बड़े आराम से उड़नचू हो गए। उनके इस तरह भागने से पूरे देश में जैसे भूचाल आ गया। आनन फानन में गैर जमानती वारंट निकले, पासपोर्ट सस्पेंड हुआ और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ईडी ने तुरंत उनकी 6600 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। बाद में सरकार ने बताया कि उन्होंने यूबी ग्रुप के शेयर्स और बाकी प्रॉपर्टी बेचकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। लेकिन न्याय की असली लड़ाई आज भी यूके की अदालतों में चल रही है, जहां भारत उनके प्रत्यर्पण यानी उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि माल्या वहां लंदन में एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। देखिए, बिजनेस की दुनिया में आपको जो विरासत मिलती है, उसे आगे ले जाने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। विजय माल्या की तरह रतन टाटा को भी अपने परिवार से एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर मिला था। लेकिन जहां रतन टाटा ने उस विरासत को संभाला, लोगों का भरोसा जीता और टाटा नाम को इज्जत का दूसरा नाम बना दिया, वहीं माल्या ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने ना सिर्फ अपने पिता के बनाए उस 350 करोड़ के मजबूत बिजनेस को दांव पर लगाया, बल्कि अपनी खुद की साख को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। और इसी के साथ हमारी ये चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकती है। आज विजय माल्या के पास भले ही लंदन में पर्सनल दौलत हो, वो लग्जरी की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन उन्होंने जो सबसे कीमती चीज गंवा दी है, वो है उनकी इज्जत और लोगों का भरोसा।
क्या लूटी गई अरबों की दौलत से एक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी साख को वापस खरीदा जा सकता है? कॉर्पोरेट लालच और अहंकार की ये कहानी हम सबको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।